प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच जुड़ रहा हूँ। ये वीडियो सीटेट, यूपीटीईटी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि मेरी आने वाली अन्य वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए अपने बच्चों एवं अपने आसपास के बच्चों पर अध्ययन किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के लिए किन बच्चों पर अध्ययन किया, तो आपका जवाब होगा अपने बच्चों एवं अपने आसपास के बच्चों पर अध्ययन किया। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह विधि जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि समावेशन क्या है। तो आपका जवाब आएगा कि संज्ञानात्मक संरचना को जो संशोधित किया जाता है वह विधि समावेशन कहलाती है। आइए संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले अनुकूलन को हम जानते हैं कि अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। सपोज कीजिए कि किसी बालक गर्मी वाले प्रदेश में रह रहा है और उसे ठंडी प्रदेश में लाया जा रहा है। तो गर्मी वाले प्रदेश से जब वो ठंडे वाले प्रदेश में आएगा तो वो अपने आप को किस प्रकार ढालेगा, यही विधि अनुकूलन कहलाती है। आगे है आत्मसातीकरण। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है, आत्मसातीकरण। तो आइए आत्मसातीकरण को जानते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सपोज कीजिए कि 4 पैर वाले कुत्ते को देखता है। बच्चे के दिमाग में होता है कि 4 पैर वाले सभी जीव जंतु कुत्ता ही होता है। कुछ दिन बाद वो बिल्ली को देखता है तो देखता है कि बिल्ली के भी 4 पैर ही है। तब उसे जाकर समझ में आता है कि नहीं, 4 पैर वाले जानवर केवल कुत्ता ही नहीं हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। आप समझ सकते हैं, मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन। समायोजन का मतलब है पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। अब आइए स्कीमा को जानते हैं कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा वैसी गतिविधियां जो माइंड से जुड़ी हो, जैसे कैच पकड़ना। कैच पकड़ने के लिए आप केवल हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि गेंद कहाँ जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले माइंड को आप कंसंट्रेट करेंगे, तब आपको कैच समझ में आएगा कि कैच हाथ कहाँ बढ़ाना है, कैच कैसे पकड़ना है। आप खाना खा रहे हैं तो आप हाथ से खाना उठाकर खा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि माइंड जो है कंसंट्रेट होकर उस खाना को आपके मुख तक पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है कि वैसी गतिविधियां जो माइंड से जुड़ी हो स्कीमा कहलाती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि स्कीमा और स्कीम में क्या अंतर है। तो स्कीमा तो हम लोग समझ गए कि वैसी गतिविधियां जो माइंड से जुड़ी होती है स्कीमा कहलाती है। अब स्कीम क्या होता है। स्कीम का मतलब हुआ किसी कार्य को करने की 2 या 2 से अधिक विधि स्कीम कहलाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि स्कीम क्या होता है। अब आइए हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जब सिद्धांत दिया
तो उन्होंने 4 अवस्था में उस सिद्धांत को विभाजित किया। 4 अवस्था परीक्षा में पूछा जाएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में विभक्त किया है, तो आपका जवाब होगा 4 अवस्था। तो चलिए सबसे पहले पहली अवस्था पर ध्यान देते हैं। तो पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 साल तक के बच्चों जो होते हैं वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था में सभी मानसिक गतिविधियां इंद्रिया से होती है। अब आप 2 साल से कम उम्र के बच्चों को देखेंगे कि उसे जब भूख लगता है तो वो रोता है या चिल्लाता है, अपने ओर ध्यान आकर्षित करवाता है कि मुझे भूख लगा है, तो वो ये सारी गतिविधियां इंद्रियों के माध्यम से ही करता है। इस अवस्था में वस्तु परमानेंस का गुण आ जाता है। कहने का मतलब है इस अवस्था में जब कोई वस्तु को बच्चा देखता है, जैसे कि वो खिलौना देख लिया, तो उसके दिमाग में उस वस्तु का छाप उग जाता है। अब खिलौना कहीं भी रखा हो तो वो उस खिलौना को खोजेगा या फिर ढूंढने का प्रयास करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कहाँ से कहाँ तक के बच्चों, कहाँ से कहाँ उम्र के बच्चों के लिए ये अवस्था है। तो आपका जवाब होगा 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु की सभी गुण को छोड़कर किसी एक गुण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे हम केंद्रीयकरण कहते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत सपोज कीजिए कि आप किसी बच्चे को मोबाइल दे दिए। अब मोबाइल दे दिए तो मोबाइल में बहुत सारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐप होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, इंस्टाग्राम नहीं खोलेगा, वो जाके यूट्यूब खोलने लगता है। मतलब अन्य ऐप पर ध्यान न देकर, अन्य विशेषता पर ध्यान न देकर किसी एक विशेष विशेषता पर ध्यान देता है। अब यूट्यूब टिप देगा, अब वहाँ पर वो मोटू पतलू देखने लगता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम केंद्रीकरण भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, जिसे हम जीववाद कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीववाद क्या है। तो जीववाद के अंतर्गत सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, उसे हम जीववाद कहते हैं। यह पहली अवस्था के अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पहली अवस्था में क्या था, 0 से 2 साल के बीच तक उसे बस खाना पीना, बस वो अपने आप में ही सीमित रहता है। लेकिन इस अवस्था में आने से वो थोड़ा थोड़ा समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। अब आगे है अपलटावी। इसमें बच्चा संख्या, वस्तु आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। कहने का मतलब है बच्चा को अगर 2 और 3 को जोड़ने के लिए कह देंगे तो 2 और 3 5 को बता देगा, लेकिन वो अब 3 + 2 वाली जो बात होती है वो नहीं कर पाता है। इस अवस्था के अंतर्गत वो 2 + 3 = 5 हो जानता है, लेकिन अब वो उतना दिमाग नहीं लगा पाता है कि 3 + 2 भी 5 होता है। अर्थात अपलटावी का गुण वो नहीं सीख पाता है इस अवस्था में। आगे दूरी, भार, ऊंचाई, मुद्रा आदि के जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी कमी होती है। कहने का मतलब है कि बच्चा को आप 2000 का नोट दे रहे हैं तो वो नहीं लेगा। अगर उसको बहुत सारा खुदरा पैसा आप दे रहे हैं तो वो 2000 के नोट न लेकर वो खुदरा पैसा पर ही ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा आदि का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चा को उस समय कमी होती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तु को पहचानना एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। अब आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल की अवधि तक माना गया है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा आदि का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहने का मतलब है अब अपलटावी जो पीछे मैं बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बच्चा 2 + 3 = 5 तो करता ही है, इसके साथ साथ 3 + 2 = 5 भी समझ जाता है। जीववाद अर्थात सजीव और निर्जीव में वो अब अंतर समझने लगता है। मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वो समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर अपना तर्क देने लगता है, जिसे हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बच्चा को एक पेड़ दिखा दिए। अब बच्चा पेड़ को देखा तो अपना तर्क देगा कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इत्यादि इत्यादि। इस अवस्था में बच्चा चिंतन अधिक तर्क संगत करना शुरू कर देता है। मतलब अब जो चिंतन करता है वो काफ़ी तर्क संगत होता है। इस अवस्था में बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के अनेक नियम को वो सीख लेता है। आगे देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था की अवधि 11 साल से आगे प्रौढ़ावस्था तक होती है। इस अवस्था की मुख्य गुण अमूर्त चिंतन है। ध्यान देंगे, प्रश्न आएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो विशेषता है अमूर्त चिंतन है। इस अवस्था में अच्छी तरह सोचने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ध्यान देने वाली बात है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जिसे निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। आप देखेंगे कि 11 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो उससे आप प्रश्न पूछेंगे तो बिना कॉपी कलम के ही वो दिमाग में ही गणित को सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसे नियम पता है। अब जब उसे नियम पता है तो वो कॉपी कलम का उपयोग किए बिना ही वो दिमाग के प्रयोग एवं नियम के प्रयोग से वो क्वेश्चन आसानी से हल कर देता है। जिसे हम निगमनात्मक तर्कना भी कहते हैं।